स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। जयपुर एयरपोर्ट पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है। एक बार फिर सोना तस्करी की कोशिश थी, गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश थी, नाकाम कर दी गई। 28.5 लाख का 581 ग्राम सोना पकड़ा गया है। एक यात्री जो कि शारजहां से एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा, उससे सोना जब्त किया गया है। फिलहाल यात्री से पूछताछ में कस्टम विभाग जुटा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि गोल्ड तस्करी के लिए सोने के बिस्किट्स तैयार किए गए और उसे तस्करी के रूप में यहां लाया गया, लेकिन कस्टम विभाग की सजगता से माल भी पकड़ा गया और माल लाने वाला व्यक्ति भी पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम में पट्टा बनाने में धांधली का पर्दाफाश हुआ। संविदा कर्मी को एसीबी ने ट्रैप किया। पट्टे के लिए उसने 9,000 की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर इस ट्रैप को प्लान कर आज अमली जामा पहनाया गया, जिसमें यह संविदा कर्मी फंस गया। कोटा में आज नगर निगम में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। नगर निगम के ये जो संविदा कर्मी हैं जो सामने बैठे हैं, नरेंद्र निर्भीक, इन्होंने पट्टे बनाने की एवज में एक महिला से 9,000 रुपये की रिश्वत ली। रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हम यहाँ जो एडिशनल एसपी जिन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये आशा जैन हमारे पास आई थी परसों के दिन कि मेरे पति के नाम, ये विधवा हैं, इनके पति पहले एक्सपायर हो गए, तो उनके नाम कोई मकान था जिसका पट्टा अभी, क्योंकि सरकार की योजना है कि पट्टे सभी को जारी कर रहे हैं, तो इन्होंने 501 की रसीद कटा ली और डॉक्यूमेंटेशन के 1,000 रुपये दे दिए। फिर भी ये नगर निगम में जो कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर नरेंद्र निर्भीक, इन्होंने कहा कि आपके 12,000 रुपये लगेंगे, मैं आपकी फाइल कंप्लीट करा के पट्टा जारी करवा दूंगा आपका। इस मामले में कुछ और आरोपी भी हो सकते हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इनके जो ठेकेदार हैं जैन हैं, एक कनिष्ठ सहायक हैं जो नगर निगम के ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले आशा जैन को फ़ोन करके कहा कि आप नरेंद्र निर्भीक से आके मिलो, तो वो हम अभी प्रयास कर रहे हैं तार जोड़ने का, किसका किसका और इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नगर निगम के इस कार्यालय में जो एसीबी कोटा देहात है उसकी टीम की जो कार्रवाई जारी है। और तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं ये जो आरोपी हैं नगर निगम के जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी नरेंद्र निर्भीक, इसने एक महिला से पट्टे बनाने की एवज में 9,000 रुपये की रिश्वत ली थी और एसीबी की टीम ने उसको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कोटा देहात की टीम की नए साल की ये पहली कार्रवाई कही जा सकती है और बड़ी कार्रवाई इसलिए कही जा सकती है कि पीड़िता जो विधवा महिला है और बार बार उनको जो पट्टे बनाने के को लेकर परेशान किया जा रहा था, और उन्होंने जब एसीबी का दरवाज़ा खटखटाया तो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस मामले में बड़ी बात यही भी कही जा सकती है कि कुछ 2 और आरोपी इसमें हो सकते हैं। फिलहाल उनकी भूमिका संदिग्ध मानते हुए एसीबी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कोटा के नगर निगम कार्यालय में एसीबी की टीम की ये कार्रवाई जारी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अजमेर के सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने के बाद अब राजस्थान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हाई सिक्योरिटी जेल में भी मोबाइल के खेल का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज जांच के दौरान हाई सिक्योरिटी जेल में एक मोबाइल फोन और चार्जर मिला, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा आकस्मिक चेकिंग की, जिसके अंदर वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 में जो बंदी है निरुद्ध, उनके नहाने की खेली के पास टाइल्स के नीचे एक पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ कुछ निषेध सामग्री मिली, जिसको चेक किया तो सैमसंग का कीपैड मोबाइल मिला, वह एक लॉन्गर कंपनी का चार्जर मिला, जिसको जरिए फर्ज जब्ती के जब्त करके हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों द्वारा थाना सिविल लाइन्स में उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसकी जांच मैं स्वयं कर रहा हूं। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग सुधर नहीं रहे। उदयपुर में हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली ने बस के अंदर जायजा लिया। यात्री मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखी। ऐसी तस्वीरें जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर रही है।
उदयपुर में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और इसकी बड़ी वजह आमजन की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम इस समय उदयपुर के एक सिटी बस स्टैंड पर मौजूद है और यहाँ पर सिटी बसें जो संचालित होती है यहाँ पर रुकती है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि सिटी बस के अंदर किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है, लोगों को मास्क लगाने के लिए किस तरह से यहाँ पर कहा जाता है या नहीं कहा जाता, और सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी व्यवस्थाएं हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए सिटी बस के अंदर हम जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। देखिए काफ़ी तादाद में लोगों को सिटी बस के अंदर बिठाया गया। हालांकि ये व्यवस्थाएं की जा रही है कि बसों में खड़े होकर सफ़र नहीं किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो सिटी बस में खड़े होकर यात्रा करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये जो कोविड संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई जा रही है उसमें ये एक बड़ी लापरवाही के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर नज़र नहीं आती। हालांकि बस के अंदर सभी को मास्क लगाकर बैठने के लिए कहा जा रहा है। सभी यात्रियों को अंदर आने से पहले मास्क लगाकर बैठने के लिए पाबंद किया जाता है, लेकिन जो खड़े होकर यात्रा करने की जहाँ तक बात है, खड़े होकर यात्रा बस में नहीं करनी है, सिर्फ बिठाकर करनी है। उसके बावजूद बस के अंदर खड़े होकर यात्रियों को देखा जा सकता है। तो ये ज़रूर थोड़ी और सजगता रखनी होगी, जिससे ये संक्रमण जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है इसे रोकने में सफलता मिल सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। वैक्सीनेशन अभियान की वो समीक्षा करेंगे। कोरोना के मौजूदा हालात पर भी बैठक में चर्चा होगी। शाम 5 बजे वीसी के जरिए वो समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे। इसमें अधिकारी भी होंगे और चिकित्सा जगत के लोग भी होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कल शाम को ही ये जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोविड पॉजिटिव हुए हैं और इसके बाद एहतियातन जो लोग उनके संपर्क में आए थे उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच एक भी कार्य सीएम अशोक गहलोत ने रोका नहीं है। वो अब भी एक्शन मोड में है और आज कोरोना पर ही एक बार फिर वो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। वैक्सीनेशन अभियान की वो समीक्षा करेंगे। आज ही न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये मुद्दा उठाया कि पहली डोज लेने वाले लोगों में से 74 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है। इस तरह की जो बातें हैं और साथ ही वैक्सीनेशन की आगामी क्या प्लान रहे, किस तरह लोगों को जागरूक किया जा सके, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दौसा में पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे। सहयोगी आशीष शर्मा ने कार्रवाई का जायजा लिया। संक्रमण फैलता जा रहा है, ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ चुका है। इसी को देखते हुए अब पुलिस वापस एक बार एक्शन में आ चुकी है और जो बिना मास्क वाले लोग हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। दौसा के जो कोतवाली थाना है इसके बाहर यहाँ पुलिस की टीमें मौजूद है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दे रहा है या बिना मास्क के आ रहा है उसको पुलिस के जवान रोक रहे हैं और उनको रोक के, अब जिस तरह ये ऑटो है, इस ऑटो के जो लोग हैं इनको भी रोका गया है। ऐसे में जो भी व्यक्ति आ रहा है बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता आए और जो बिना मास्क के जो नज़र आ रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस एक बार पूरी तरह सक्रिय नज़र आ रही है, एक्शन में नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के निर्देश हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश है और एमबी एक्ट में जो हेलमेट नहीं लगा रखे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले हुए हैं ऊपर अधिकारियों से। तो अब लगातार जारी रहेगा? हाँ, ये लगातार अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल, ये कोशिश की जा रही है लगातार अभियान जारी रहे और इसी के लिए यहाँ पर जो भी बिना मास्क में जो नज़र आ रहे हैं लोग, उनके चालान काटे जा रहे हैं और जो पुलिस की टीमें हैं वो लोगों को रोक रही हैं कि ताकि लोगों में जागरूकता भी आए और लोग मास्क पहनेंगे तो निश्चित रूप से जो कोविड-19 और जो ओमिक्रॉन का जो नया खतरा है उससे बचा जा सकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जैसलमेर से भीषण सड़क हादसे की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी बाड़मेर से जैसलमेर जा रही थी। कोरोना को लेकर जोधपुर में स्थिति पहले से अधिक गंभीर होती जा रही है।
लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है। जोधपुर के पावटा सब्जी मंडी से बाजार का जायजा लिया संवाददाता रंजन दवे ने। कोरोना का खतरा टला नहीं है। लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव रोगियों की संख्या ने जोधपुर वासियों की भी नींद उड़ा रखी है। प्रशासन बार बार सावचेत होने का आह्वान कर रहा है, बावजूद इसके लोगों का इसका असर कम होता नजर आ रहा है। हालांकि जोधपुर में जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कही है, लेकिन लगातार ये जो आंकड़ा है 360 तक पॉजिटिव रोगियों का जा पहुंचा है। जोधपुर के बाजारों की बात करें तो आज भी बड़ी संख्या में लोग इससे अनजान बनकर घूम रहे हैं। चेहरे पर से मास्क नदारत है या कैमरे को देख करके मास्क लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बार बार सरकार की, प्रशासन की, विभाग की अपील है कि कोरोना से बचाव ही उपचार है। मास्क लगाएं, खुद की सुरक्षा खुद के हाथ होनी है प्रथम बात। लेकिन कहीं ना कहीं जोधपुर वासी इससे अनजान और बेखबर है। हालांकि जोधपुर ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बहुत बुरा समय देखा था, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। जोधपुर के पावटा सब्जी मंडी से ये जो दृश्य नज़र आ रहे हैं उसमें कैमरे को देख करके अधिकांश लोगों ने मास्क लगाए हैं। यानी कि अभी भी एक बार फिर ज़रूरत है जोधपुर में पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के तौर पे संयुक्त कार्रवाई के तहत कड़ी सख्ती अपनाने की, जिससे कि इस बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश सरकार संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके पर्यटक स्थलों पर लापरवाही ही लापरवाही दिख रही है। सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? इस रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम राजधानी जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आमेर महल पहुंची। संवाददाता अरबाज अहमद ने पर्यटकों से बात की और जाना कि लोग कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं। 2 साल गुजरने के बाद में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। तमाम लोग कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन पालना बहुत कम होती है। चंडीगढ़ से भी। चंडीगढ़ से क्या लगता है आपको, हमें एहतियात अभी बरतने चाहिए? वैक्सीनेशन करवाया आप लोगों ने? वैक्सीनेशन हो चुका है, पर इंडिया में और कुछ सही नहीं होता ना। जी 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 जी। फिर भी अभी लगता है आपको लोगों को थोड़ा बहुत सतर्क होना चाहिए? लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते, अपना अपना देख सकते हैं। अपना अपना होना चाहिए। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। आरोही। आरोही, कैसा लगता है आपको, थोड़ा बहुत हमें कोविड को लेकर जागरूक होने? हाँ जी, रखनी चाहिए अवेयरनेस, मास्क डालना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर, जो इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर तो खास तौर पर ज़्यादा खास होना तौर चाहिए, पे जी बिल्कुल। क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके थ्रू ज़्यादातर जो होता है इस तरह के वायरस मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक नया वेरिएंट आ रहा है, कितना आप सीरियसली लेते हैं इसको और क्या अपील करेंगे लोगों से, आपके राय जानना चाहेंगे? नहीं, मास्क लगा के ही रखना चाहिए। और आप भी सिर्फ सेल्फी के वक्त ही हटाते हैं? नहीं, हम तो हटाते ही नहीं है। ये अभी फोटो हटाने के टाइम। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है आप सभी लोगों की? सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। सबका हो चुका है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। कहाँ से आए आप? जीडी, मुंबई। मुंबई से। और अभी क्या लगता है लोगों को, क्या अपील करेंगे कि थोड़ा ध्यान रखें? बस ऐसे ही जो करो तुम घूमो, मेरा वोट कैंसिल हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर संभाल लेंगे। फिर संभाल लें। आप कहाँ से मैम? बॉम्बे से। बॉम्बे से। क्या अपील करेंगे लोगों से, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? मास्क तो पहनना ही चाहिए कंपलसरी। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। या, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मास्क और जो वैक्सीनेशन है। नहीं, ऐसा देख के लगता है कि कोरोना है नहीं, ऐसा फील आता है जैसे हम घूम रहे हैं, सब जगह रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और कभी एकदम से आता है, कभी नहीं आ रहा। तो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके काफी तादाद में केसेस आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे लगता है कुछ दिमागी बीमारी है, ऐसा फील आता है। क्योंकि जिस तरीके से रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बसेस फुल चल रही है, अब वो सब लोगों का वैक्सीनेशन तो नहीं हो गया ना, आधे लोगों को वो आधे ध्यान रखना चाहिए हमें। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज है। 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। महज 4 दिनों में करीब 14 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज
लग चुकी है। वहीं शिक्षण संस्थान भी आगे आने लगे हैं। राजधानी के भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में भी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सेहत की सुई लगवाई। स्कूल प्रशासन की ओर से कुल 2000 स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन का टारगेट है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव और एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर समेत कई लोग मौजूद रहे। जिस तरीके से इस वैक्सीनेशन मुहिम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उसके अंतर्गत सीबीएसई के सर्कुलर को देखते हुए हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया और हम बहुत बहुत आभारी हैं सीएमएचओ साहब के कि जिनके सौजन्य से ये वैक्सीनेशन कैंप सक्सेसफुली दूसरे दिन भी चल रहा है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सेव द लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस 18 above were already injected 15 to 18 now started as per the direction given by the central government और हम इसके लिए बहुत बहुत आभार है। मावठ किसानों के लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन मंडियों की अव्यवस्थाओं के कारण बारिश अन्नदाताओं के लिए वरदान कम, परेशानी ज्यादा बन गई। कड़ी मेहनत से तैयार अनाज अब मंडियों में खराब हो रहा है। इतना ही नहीं, उपज के दामों में भी भारी गिरावट आ गई। जयपुर की सबसे बड़ी कुकरखेड़ा अनाज मंडी में किसानों से उनकी उपज की कीमतों को लेकर बात की सहयोगी राकेश शर्मा ने। कहते हैं मावट आती है तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। इस वक्त हम खड़े राजधानी जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी में। यहाँ पर जो मावट आई है उससे किसानों के चेहरे मुरझाए हैं, क्योंकि किसानों को जो उनकी फसल है उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो फसल है राजधानी जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी और दूसरी मंडियों में मूंगफली की आ रही है, क्योंकि अब मूंगफली जैसे जैसे बाजार में आई है और बारिश गिरी है, इससे अचानक दाम गिरे हैं। जो मूंगफली लगभग 6000 के आसपास बिक्री थी वो 5000 के आसपास आई है, यानी लगभग 20% के आसपास यहाँ पर जो है मूंगफली की फसल में गिरावट दर्ज की गई है। जो जिस तरीके से अभी हम दिखा सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको, मूंगफली की बकायदा यहाँ बिक्री की जाती है, ऑक्शन लगाया जाता है। ऑक्शन की जो रेट निर्धारित होती हैं वो यहाँ व्यापारियों द्वारा निर्धारित की जाती है। किसान की लागत क्या है, किसान का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या है, उसको फायदा है या नुकसान है, ये कोई नहीं देखता। यहाँ पर सिर्फ व्यापारी की जो दरें होती हैं वो निर्धारित की जाती हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए, कितनी फसल क्या है? हम फलोदी से आए हैं, मूंगफली बोर लेके आए, 300 बोरी है। मनमाने से भाव हो रहा है, बिल्कुल परेशानी से है। हमारे खाना पीना भी ऊपर पड़ता है। पहले क्या भाव बिकती थी और अब क्या भाव हो गई, और ये जो मावट गिरी है इससे किस तरह का असर है? पहले 6000 से बाहर रही थी, अभी 5000 से भी अंदर आ गई है। मनमाने से भाव कर रहे हैं, 50 में लगभग 50 बोल रहे हैं। जो व्यापारी हैं मनमाने भाव लगा रहे हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की फसल है और क्या है? मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट चाड़ी से आया हूँ। फसल में बहुत मंदी चल रही है और हमारा मनमानी से इधर भाव चल रहा है सब, और पहले 6000 से ऊपर थी, अभी 5000 के अंदर चल रहा है। तो आपको आपकी लागत कितनी रही थी, लागत निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही है? किस हमारे नहीं निकल रही। हम लोग आते हैं, चेहरा खुल के आते हैं, मुंह लटका के वापस जाते हैं। इधर से कुछ दाम नहीं मिल रहा है हम लोग को। किसानों के चेहरे लटके हुए हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की फसल? गाड़ी से मैं आ रहा हूँ और हमारे गांव में मतलब फसल है, लेकिन यहाँ आते आते वो फसल है वो किराए में चली गई और बहुत मंदा भाव मिल रहे हैं और हम घाटे में चल रहे हैं। और गिने चुने जो हमारे समर्थन मूल्य है वहाँ गांव में स्थापित है, वो माल खरीद नहीं रहे। कह रहे हैं कि हम बारदान नहीं है। 3-3, 4-4 दिनों से ट्रैक्टर वहाँ खड़े थे, वहाँ से परेशान होकर यहाँ आए। यहाँ भी परेशानी अधिक हो गई है, यहाँ भी ओले गिर गए। हाँ, ओले गिर गए। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान बहुत लंबी यात्रा करके ये माल मंडी में लेकर के आता है, महीनों की उसकी मेहनत होती है, लागत होती है इस फसल को तैयार करने में, और जो उसका घर परिवार का खर्च इसी से निकलता है। लेकिन जब वो मंडी में लेकर के आता है तो जो व्यापारी हैं कीमत उनकी होती है, मुनाफा व्यापारियों का होता है। किसान अपनी जो मेहनत और लागत उसके लिए संघर्ष करता है। लेकिन अब मावठ गिरने के बाद दामों में जो लगभग 20% की गिरावट आई है, निश्चित तौर पर उसे किसानों के जो मनोबल पर विपरीत असर पड़ा है और किसान मायूस है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल तरीके से केस हायरिंग ही होगी। मुकदमे को जज अपने घरों से ही सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता पीएम मोदी से बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चर्चा करेंगी। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जबकि 30,836 लोग रिकवर हुए। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन केसों का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आज ओमिक्रॉन के 3,007 नए मामले सामने आए। अब तक इस वेरिएंट से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में 86 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोगों को घरों पर आइसोलेट रहने को कहा गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को 304 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें करीब 14,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे के दौरान जिन घरों में लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। बीकानेर में पूगल ब्रांच की केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये कटाव आरडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 2023 में कांग्रेस राजस्थान में चारों खाने चित होगी। पूनिया ने कहा, इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। बीजेपी अगर चुनाव हारी भी तो वो सत्ता की दहलीज से कुछ सीट दूर रही, जबकि कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं रही। बीजेपी इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। के दशक के बाद में राजस्थान में जब जब भी सरकारें आती हैं वो बदलती हैं, और उस जनधारणा के लिहाज से जनधारणा बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ है। दूसरा, सरकारों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जब वो सत्ता में होती हैं तो, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के गठन के 6 महीने बाद शुरू हो गई। उसमें किसान भी शामिल हैं, बेरोजगार भी शामिल हैं और प्रदेश का आवाम भी शामिल है। तीसरा, अशोक जी ने कहा कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन जो प्रदेश का और उनका खुद का गणित है वो ये कह रहा है कि वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब विपक्ष में होते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। इस लिहाज से होती है कि वो एक तो सरकार बनाते हैं, पिछली 2 सरकारें जुगाड़ से बनाई हैं, यानी पूरा बहुमत नहीं था, बीएसपी और इंडिपेंडेंट के लोगों को मर्ज किया। बीजेपी की जब सरकार आई तो पूरी मेजोरिटी की सरकार थी। पंजाब मामले पर सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस हताशा से उबर नहीं पाई है। जिम्मेवार मुख्यमंत्री देश के किसी भी दल का हो, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के लिए हैं। वो एसेट हैं देश की, वो ताकत हैं, स्वाभिमान है, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चूक के बावजूद इस तरीके की टिप्पणियां करना, जिसमें उन्होंने सारी सियासी बातें कही। आज सियासत की बातें करने के लिए बहुत सारे मंच हैं और अक्सर वो करते ही हैं, पर यहां भी बाज नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि
कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपना संतुलन खो दिया है, क्योंकि पंजाब में उनको भविष्य नजर नहीं आता, आगे राजस्थान में भी नजर नहीं आता, छत्तीसगढ़ में भी नजर नहीं आता। राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला। दौसा पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मामले में पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है और उसकी सुरक्षा में सेंध लग जाए, उसकी जान माल को खतरा पैदा हो जाए तो फिर देश में अस्थिरता पैदा होगी। वो कोई एक पार्टी का नेता नहीं है, कोई एक विशेष क्षेत्र का नेता नहीं है, वो देश का नेता है और देश को आगे चलाता है। मतलब राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई है, इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई, तो क्या स्थितियां बनी आपको पता है। तो देश का प्रधानमंत्री मारा जाए, ये अनफॉर्चुनेट सीन रहा है इंदिरा गांधी जी का। आपने देखा है देश में क्या हालतें बनी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद एसपीजी एक्ट लाया गया और उस एक्ट की पालना पंजाब की सरकार ने नहीं की, तो पंजाब की सरकार को तो बर्खास्त करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीटीपी पर हमला बोला। हड़ौती दौरे पर आए मंत्री मालविया ने कहा, वागड़ इलाके में बनी बीटीपी जैसी पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, ऐसी पार्टियों के भरोसे जन कल्याण के काम नहीं हो सकते। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस दौरान एक और बड़ा बयान दिया। कहा, उम्र दराज हो चुके कोटा बैराज समेत कोटा अंचल के राणा प्रताप और जवाहर सागर बांधों के गेट शीघ्र ही बदले जाएंगे। और ये बैराज हमेशा पानी से भरते रहते हैं और कुछ औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी जाता है और किसानों को पानी जाता है। गेट पुराने हो गए हैं और इस गेटों को लेके सीड बुलूसी भारत सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और कहा है कि इन गेटों को बदलने की आवश्यकता है। करीबन हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आने वाले समय में तीनों बैराजों के गेट हम बदलेंगे। जोधपुर में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर विधायक मनीषा पवार का दावा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क, सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। उनका कहना है 2022-2023 में विकास की गति धीमी न पड़े, इस पर उनकी नजर है और समय समय पर कलेक्टर से मिलती भी रहती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुसार उनके गृह नगर जोधपुर में भी विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो जोधपुर शहर की बागडोर संभाल रखी है शहर विधायिका मनीषा पवार ने। मनीषा पवार इस बार न्यूज़ 18 के साथ हैं और जानते हैं उनसे कि किस तरीके से स्वयं का विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी कांग्रेस के विधायक होने के नाते उन पर है, क्या बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं उसके द्वारा सभी जोधपुर वासियों को। देखिए, ये सही बात है कि जोधपुर हमारा मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और लोगों को उम्मीदें भी होती है कि जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां से विकास की गंगा बहे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम कहें कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने विकास की गंगा जोधपुर में बही है। चाहे आप पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो योजनाओं को लेकर जिस तरह अकाल पड़ा और उन्होंने घर घर धान और जल पहुंचाने का काम किया, और जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो योजनाओं के अंबार लगा दिए। चाहे हम विधवा पेंशन कहें, विकलांग पेंशन कहें, धार्मिक यात्राएं करवानी हो और फ्री दवाओं की बात कहें, स्वास्थ्य। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस